तारा गांव में रहकर भी भैंस पाला करती थी और यही बात दिवाकर को पसंद नहीं थी, क्योंकि दिवाकर अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। वो नहीं चाहता था कि अब भी उसकी माँ भैंस की देखभाल करे, इसलिए वो अक्सर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता। ऐसे ही एक दिन, अरे दिवाकर बेटा, आज तो छुट्टी है ना। अरे जिस दिन घर में रहता है कम से कम उस दिन तो भैंस की देखभाल कर लिया कर। माँ, हम शहर में रहते हैं और भला शहर में जाकर भैंस कौन पालता है? अरे बेटा, जब शहर में भैंस हो सकती है तो क्या उसे पालने वाला नहीं हो सकता? ठीक है, अगर आपको भैंस पालनी है तो पालो, पर मुझे मत कहो उनका गोबर उठाने के लिए। मैं नहीं करने वाला ये सब। अब जानती हो ना मैं कितनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। अगर वहाँ किसी को पता चल गया कि मेरी माँ भैंस पालती है तो सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तो कंपनी की बात कर रहा है ना? तेरे वही कंपनी वाले आकर मुझसे भैंस का दूध ले जाते हैं। जब उन्हें भैंस का दूध पीने में शर्म नहीं आती तो तुझे ये कहने में शर्म क्यों आती है कि तेरी माँ भैंस पालती है? आपसे बहस करने में कोई नहीं जीत सकता माँ, माफ करो मुझे। बड़े होने के साथ ये तो बदतमीज भी हो गया है। जब छोटा था तब ठीक था, कम से कम भैंसों का तबेला साफ सुथरा तो रखता था। अब तो अपना कमरा भी साफ नहीं रखता। ये सुनकर दिवाकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और तारा भी अपनी प्यारी भैंसों के पास जाकर उन्हें चारा देने लगती है। हाय मेरी लाडो, मैं जानती हूँ तुम उस निकम्मे दिवाकर को बहुत याद करती हो, पर अब वो दिवाकर पहले वाला दिवाकर नहीं रहा। तारा अपनी भैंसों को खाना देकर जैसे ही घर में जाती है, वो देखती है कि दिवाकर रसोई में कुछ खाने के लिए देख रहा है। तू बस ऑफिस में जाकर पूरा दिन कंप्यूटर ही चलाना। तुझसे ना भैंस की देखभाल की जाती है और ना ही कुछ खाना बनाना आता है। माँ, आप मुझे ताने देने से अच्छा कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? उसकी सैलरी मैं दे दूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए नौकरानी घर में। दो इंसान के लिए नौकर कौन रखता है? माँ, हम दो इंसान के साथ आपकी लाडो भैंस भी तो है। नौकरानी आएगी तो वो घर के साथ साथ आपकी लाडो भैंस को भी संभाल लेगी। फिर शायद आप मेरा पीछा छोड़ दोगी। मेरे लाडले बेटे, तुझे मार खाना है या खाना? अब दिवाकर चुपचाप बैठ जाता है। तारा दिवाकर के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद तारा की पड़ोसन कमला आती है और तारा की परेशानी देखकर उससे कहती है, अरे तारा, तू तो बेकार में ही परेशान होती है। तेरा बेटा जवान हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती अब? और मेरी मान तो उसकी शादी गांव की किसी लड़की से ही कराना, ताकि वो तेरी भैंसों को भी संभाल सके। मुझे तो नहीं लगता कि कोई शहर की लड़की भैंसों को देखेगी। वैसे कमला, तू जब भी आती है ना मेरा फ़ायदा करवा के जाती है। चल, आज मैं तुझे अपनी भैंस का दूध मुफ्त में दूंगी। आखिर तूने इतना अच्छा आइडिया जो दिया है मुझे। तारा को कमला की बात बहुत पसंद आती है, इसलिए वो खुशी से कमला को मुफ्त में अपनी भैंस का दूध दे देती है और खुद अपनी बहन को फ़ोन करके अपने बेटे के लिए लड़की देखने को कहती है। पर जब दिवाकर को पता चलता है कि तारा ने उसके लिए गांव की किसी लड़की को देखा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। माँ, मैं गांव की लड़के से शादी नहीं करूँगा। आपने सोच भी कैसे लिया और मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्या तूने क्या अपने लिए कोई लड़की देखी है? नहीं ना। जब तेरी नज़र में कोई ढंग की लड़की ही नहीं है तो तुझे ऐतराज़ क्या है? तुझे सुंदर लड़की चाहिए ना, पढ़ी लिखी। अरे मैंने जो तेरे लिए लड़की देखी है वो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी है। एक बार देख तो ले उसे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मुझे आपकी गांव की लड़की पसंद नहीं आई तो फिर कभी आप मेरे लिए गांव की लड़की नहीं देखोगे। सब जानता हूँ मैं कि आप मेरे लिए गवाह लड़की क्यों देख रही हो। अरे जब सब पता है तो मेरे सामने इतनी जुबान क्यों चलाता है? तेरी माँ हूँ मैं, समझा? तारा दिवाकर की एक बार फिर क्लास लेती है और दिवाकर को शोभा नाम की लड़की की फ़ोटो दिखाती है। शोभा की फ़ोटो देखते ही दिवाकर को शोभा पसंद आ जाती है। अब क्या था, अब तारा का सपना पूरा होने वाला था। बहुत जल्द तारा अपने बेटे दिवाकर की शादी शोभा से करवा देती है और शोभा के आते ही सबसे पहले तारा शोभा को अपनी भैंस के तबेले में ले जाती है। देख रही है बहू, ये मेरा तबेला है और मेरे इस लाड़ों की वजह से ही तेरा पति आज इस मकाम पर पहुंचा है। पर मेरे उस नालायक बेटे को इन भैंस की कदर ही नहीं। पर तुझे इन सभी भैंस की बहुत कदर करनी होगी बेटा।
माँ जी, मैं जानती हूँ, ससुर जी के जाने के बाद आपने इन भैंसों के ज़रिए ही दिवाकर जी को पाला है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। आप बस आराम करना, मैं इन भैंसों को संभाल लूँगी। वैसे तो शोभा गांव की लड़की थी, पर आज से पहले उसने कभी भी भैंसों की देखभाल नहीं करी थी। पर जब तारा उसे जिम्मेदारी देती है तो वो पीछे नहीं हटती और भैंसों को ख्याल रखने के लिए अपने काम पर लग जाती है। पर क्योंकि आज से पहले कभी शोभा ने भैंसों को ना तो खाना खिलाया था और ना ही उनका गोबर उठाया था, इसलिए वो भैंस का दूध नहीं निकाल पाती और उसे चारा भी नहीं दे पाती। ये सब देखकर बेचारी तारा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया। लगता है अब भी मुझे ही अपनी भैंसों का ख्याल रखना होगा। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूँगी। बस कुछ दिन आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, अगर ऐसी बात है तो आज से ही काम पर लग जा और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना। अब तारा के पास एक और नया काम आ गया था, अपनी बहू को काम सिखाना। तारा बेचारी अपनी बहू को कैसे भैंस का दूध निकाला जाता है ये सिखाती, उसके बाद गोबर के कैसे उपले बनाए जाते हैं और तबेला कैसे साफ रखा जाता है ये सब सिखाती। इतना सब कुछ सिखाने के बाद जब तारा आराम करने जाती है, बहू बहुत मोटी बुद्धि है, तुझे सीखने में थोड़ा समय लगेगा। खैर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तू मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना कर लिया, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या चाय? पर माँ जी, मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। क्या? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं। ऐसी बहू लाने से तो अच्छा मैं एक नौकरानी ही रख लेती, कम से कम वो मेरे घर का काम तो कर लेती। अब मैं घर संभालूँ, तबेला संभालूँ, बेटे को संभालूँ या बहू को संभालूँ। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? आज आपने मुझे जो कुछ सिखाया है मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ, इसलिए अब भैंसों को मैं देखूंगी। सोचा था गांव की लड़की को बहू बना कर लाऊंगी तो वो मेरे घर और भैंसों को संभाल लेगी, पर मुझे क्या पता था कि सब कुछ मुझे ही करना है। इससे तो अच्छा मैं दिवाकर की बात मान लेती और एक नौकरानी रख लेती। पर अब अफसोस करके क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। शोभा ने कह तो दिया था कि वो भैंसों को देख लेगी, पर वो तारा की भैंसों को संभाल नहीं पाती, जिसके बाद फिर से तारा खुद अपनी भैंसों को संभालती है, साथ साथ घर को भी। कांता देवी ने अपने छोटे बेटे वीरेन की शादी गांव की लड़की रज्जू से की है और बड़े बेटे अमन की शादी शहर की लड़की मोना से। अब कांता देवी के घर में हर समय गांव और शहर की जंग छिड़ी ही रहती है। आइए जानते हैं कांता देवी के घर की कहानी। बड़ी बहू, छोटी बहू, जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो गए हैं। आज कांता को अपनी बहन की बेटी की शादी में जाना है और वो अपनी दोनों बहुओं को लगातार आवाज दे रही है। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों बहुएं तैयार होकर आती हैं। माँ जी, हम तो आ गए तैयार होकर, देखे ना कैसे लगते हैं हम। हम कितने लोग आए तुम्हारे साथ तैयार होकर? अरे मोना बहू, रज्जो तो अकेली ही आई है। इनके गांव में ना मैं को हम बोलते हैं। ओके मॉम। मॉम बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं? कांता कुछ बोल पाती इससे पहले ही रज्जो बोल पड़ती है। आप ना अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन आपने ये फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं? लाइए ना, हम इसे अभी ठीक कर देते हैं। रज्जो, ये कैसी गवारों की तरह बात कर रही हो? ये फटा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक डिजाइनर ड्रेस है। तुम्हें क्या पता आजकल के फैशन के बारे में? वैसे तुमने ये क्या पहन रखा है? ये ड्रेस तो तुमने अपनी शादी पर पहनी थी ना? हाँ भाभी जी, ये ना हमारी शादी का ही जोड़ा है। हमने सोचा आज इसे ही पहनते हैं, अच्छे लागते हैं ना हम। कम ऑन रज्जो, बेचारी दुल्हन तो आपकी ड्रेस देखकर पागल हो जाएगी। अरे अब तुम दोनों की कपड़ों पर चर्चा खत्म हो गई हो तो हम चले, वैसे भी लेट हो रहा है। कांता की बात सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती है और शादी में चली जाती है। अगले दिन सभी खाने के टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे रज्जो, कितना समय लगेगा? जल्दी खाना लाओ, बहुत भूख लग रही है। वैसे बनाया क्या है? हाँ लाते हैं। हमने ना दाल चावल बनाए हैं। रज्जो, तुम रोज रोज इतना बोरिंग खाना बनाती हो, कुछ नया ट्राई करो ना। अरे भाभी जी, हमको तो यही खाना पसंद है, देसी खाना और शुद्ध खाना।
आपको कुछ नया आता है तो आप बना लीजिए, है भाभी जी? ठीक है रज्जू, मैं शाम को इटालियन या फिर चाइनीज फूड बनाऊंगी। मैं अमन के लिए बनाती हूँ तो ये बहुत शौक से खाती हैं। भाभी जी आप ना कुछ भी कहो, हमें तो ये बिलायती खाना पसंद नहीं आता, हम तो देसी खाने के शौकीन है। जब दोनों बहुओं को काफी देर हो गई बातें करते हुए तो उनकी सास से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी, अरे तुम दोनों कुछ खाने को भी दोगी या अपना रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है? हाँ यार मोना, कुछ भी खाने को दे दो, मगर दे दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दोनों अपने पति को खाना सर्व करती है। इसी तरह एक दिन रज्जू को जब बहुत गर्मी लगती है, हाय हाय आज कितनी गर्मी हो रही है, पता नहीं ये गर्मी क्या करके मानेगी। अरे तो एसी ऑन कर लो ना, गर्मी आसपास भी नहीं भटकेगी। अरे भाभी छोड़िए ना एसी और बीसी को, हमारे गांव में ना इतनी हवा चलती है कि शहर के सारे एसी फेल हो जाए। हाँ मगर एसी तो एसी होता है डियर, उसका मुकाबला गांव की हवा क्या करेगी। कितनी धूल मिट्टी होती है गांव में, तो शहर में भी तो कितना प्रदूषण होता है, कितना शोर होता है, हर समय सड़कों पर भीड़ लगी रहती है। गांव में चारों तरफ शांति ही शांति। मुझे तो गांव ही बहुत पसंद है। तुम तो हमेशा ही गांव की तारीफ करती रहती हो। गांव इतना पसंद है तो शहर में रहती क्यों? गांव चली जाओ ना। इस तरह गांव की देवरानी और शहर की जिठानी में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों आपस में खूब लड़ती और अपने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बताती। एक दिन वीरेन रज्जू से कहता है, रज्जू चलो आज हम बाहर खाना खाएंगे, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। ठीक है जी, हम अभी तैयार होकर आवत है। वहीं दूसरी तरफ अमन भी मोना से कहता है, मोना चलो आज बाहर डिनर करते हैं। ओके डार्लिंग, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। दोनों तैयार होकर आती हैं तो एक दूसरे को देखकर, अरे भाभी जी अब कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं अमन के साथ डिनर पर जा रही हूँ। और तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हम भी तो बीरेन जी के साथ खाना खाने जा रहे हैं। रज्जू मोना की बात सुनकर सोचने लगी, ओह नो, ये गांव की गवार कहीं हमारे साथ ना आ जाए। इसके साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गई तो मेरी तो इंसल्ट ही हो जाएगी। दूसरी तरफ रज्जू भी यही सोच रही थी, कहीं ये भाभी जी हमारे साथ तो नहीं आ रही ना। ये बिलायती जिठानी पूरे रास्ते अपनी अंग्रेजी झाड़ेगी और मुझे पकाएगी। तभी वीरेन रज्जू से कहता है, रज्जू क्या सोच रही हो? देखो भैया भाभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अब कुछ नहीं, हम तो बस यही सोच रहे थे कि भाभी जी भी हमारे साथ चलेंगी का? हाँ भैया ने ही तो बाहर जाने का प्लान किया है। क्यों, क्या हुआ? वो कहा है ना, भाभी जी के कपड़े देखा आपने, कैसे कपड़े पहने, कहीं से छोटे कहीं से बड़े। मुझे ना इनके साथ जाने में शर्म आवत है। जब मोना ने ये सुना तो आग बबूला हो गई। क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे साथ जाने में शर्म आएगी? अपने आप को देखा है कभी? गांव की गवार, अपने कपड़े देखो, ऐसा लग रहा है कि कंबल ओढ़ रखा है। क्या कहा आपने हमें? हम गांव के गवार हैं? अरे आप हो गवार। भाभी जी पहले अपने आप को आईने में देखो फिर हमसे बात करना। हाँ, इस तरह दोनों में जम के लड़ाई होने लगी और फाइनली डिनर करने कोई भी नहीं गया। सास भी दोनों बहुओं की आदत से बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गांव की देवरानी और शहर की जेठानी का क्या करे। तभी वीरेन और अमन अपनी माँ से कहते हैं, माँ इन दोनों की लड़ाई को रोकने का बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है बेटा? माँ वीरेन रज्जू के साथ गांव में रहेगा और मैं यहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। अगर इन दोनों बहुओं को अलग अलग नहीं किया ना तो न जाने ये कौन से दिन दिखाएंगे हमें। अब वीरेन ने अपना सारा सामान बांध लिया और वो घर से जाने के लिए तैयार हो गया। कांता इस बात से बहुत दुखी थी। उसने अपने बेटों से कहा, मैं तो यही चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ इसी घर में रहो, लेकिन तुम दोनों की पत्नियों के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं है। मॉम, आपकी बेटी और आप अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हो। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे देवर और देवरानी इस घर से चले जाएं। हाँ मां जी, हमारा नाम बदनाम मत कीजिए। हम आपके बेटों को अलग नहीं करना चाहते। गांव में रहना हमें पसंद है, लेकिन गांव जाने की बात हमने कभी नहीं की। चलो किसी बात में तो तुम दोनों की राय एक जैसी है, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन तुम दोनों हमेशा चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। घर में अशांति फैला रखी है तुम दोनों ने।
मॉम, मेरा तो बस ये मानना है कि वक्त के साथ चलना चाहिए, नहीं तो सबसे पीछे रह जाओगी। और माँ जी, हमारा तो ये मानना है कि हमें अपनी जन्मभूमि और संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। अरे बस करो, तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन प्यार से रहा करो ना। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे बेटों को अलग रहना पड़ रहा है। अगर तुम दोनों वादा करो कि आगे से ऐसे नहीं लड़ोगी तो हम अपना फैसला बदल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, आगे से कुछ नहीं कहूंगी। जिसे जो करना है वो करे। रज्जो, तुम बोलो, तुम तो भाभी से नहीं लड़ोगी ना? और हम कहाँ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम वचन देते हैं, हम नहीं लड़ेंगे किसी से। हाँ। अब कांता का परिवार दोबारा से एक हो गया। शाम को सभी बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी रज्जू हाथ से खाना खाने लगी। अरे रज्जू, हाथ से खाना क्यों खा रही हो? चम्मच से खाओ। भाभी जी, हाथ से खाने का ना मजा ही कुछ और है, आप भी खा कर देखे ना एक बार। रज्जू, तुम ना पूरी इडियट ही रहोगी। भाभी जी, अंग्रेजी में गाली क्यों दे रही हो? अगर हमने शुद्ध हिंदी में गाली दी ना तो भागती नजर आओगी। दोनों बहुओं में दोबारा से शुरू हो गया क्या घमासान युद्ध। कांता, अमन और वीरेन तीनों गांव की देवरानी और शहर की जिठानी का झगड़ा देखकर हैरान परेशान। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती।